हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज ये हमारा एक्सपेक्टेड पेपर 5 का लास्ट पार्ट है, मतलब हमारा ये पार्ट 3 है और ये हमारा साइंस का लास्ट क्लास भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड इन मिल्क टू फॉर्म कर्ड एंड देन बॉइल्ड, व्हाट विल हैपन? आप क्या करते हैं? दूध से दही जमाते हैं, ठीक है? तो दूध में आप क्या करते हैं? दही को मिक्स करते हैं और उसको क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा उबाल देते हैं। तो क्या होगा वहां पे, क्या रिएक्शंस होंगे, वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं पहले आंसर क्या दिया हुआ है। इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड इन मिल्क टू फॉर्म कर्ड एंड देन बॉइल्ड, देन लेक्टो, देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सा यूज हुआ है? लेक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है? ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस में प्रेजेंट होता है? हमारे कर्ड में प्रेजेंट होता है। ओके, सो जब हम क्या करते हैं, कर्ड की स्मॉल क्वांटिटी को मिल्क में मिक्स करते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं? बॉईल कर देते हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है प्रेजेंट इन कर्ड कन्वर्ट द शुगर ऑफ मिल्क टू एसिडिक सब्सटेंस। जब आप क्या कर रहे हैं, मिल्क में जो कर्ड मिलाया हुआ है उसको क्या कर रहे हैं आप? थोड़ा सा बॉईल कर रहे हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये क्या करता है? जो कर्ड में शुगर है उसे किस में कन्वर्ट करता है? शुगर ऑफ मिल्क। मिल्क के शुगर को किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिडिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? किस में कन्वर्ट कर रहा है? एसिडिक सब्सटेंस में। ड्यू टू विच मिल्क बिकम्स थिक एंड टर्न इन द फॉर्म ऑफ कर्ड, जिसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा मिल्क होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दूध से दही कैसे बन रहा है? आपने दूध लिया है, उसमें स्मॉल क्वांटिटी में क्या किए हैं हम? दही मिक्स किए हैं, कर्ड मिक्स किए हैं, ठीक है? उसको हम क्या कर रहे हैं? थोड़ा बॉईल कर रहे हैं, मतलब उसको हमको वार्म टेम्परेचर में रखना है। ओके, जब आप उसको वार्म टेम्परेचर में रखेंगे तो यहाँ पे हमारे कर्ड में क्या है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो क्या करेगा? आपके मिल्क को थिक बनाएगा। मतलब मिल्क को किस में कन्वर्ट कर रहा है? कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। वहां पे प्रोसेस क्या हो रहा है? वो मिल्क के शुगर को एसिडिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा मिल्क है वो किस में कन्वर्ट है? कर्ड बन जाता है, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। दिस बैक्टीरिया ग्रो फास्ट इन ल्यूक वार्म मिल्क अबाउट एंड रिप्रोड्यूस। Therefore, for curdling of milk, it is placed in a little hot place. तो जब हम दही जमाते हैं तो दही जमाने के लिए क्या, मैंने अभी बताया कि हमें थोड़ा वार्म टेम्परेचर की जरूरत है, ठीक? तो हम क्या करते हैं, जब दही पर जमाते हैं तो इसको हम कहाँ रखते हैं? थोड़ा हॉट प्लेस पे रखते हैं ताकि दही जल्दी जमे, ठीक है? और ये जो बैक्टीरिया है ये ग्रो करता है फास्ट इन कहाँ? ल्यूक वार्म मिल्क अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस पे। देखो टेम्परेचर यहाँ पे बताया गया है 37 डिग्री सेल्सियस जो है वहां पे वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो आपको थोड़े वार्म टेम्परेचर की जरूरत है मिल्क से कर्ड बनाने के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का ही और क्या है? राइट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार चलिए और देख लेते हैं, रिकॉल हो जाएगा हमारा। देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है? प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता सेल वॉल, ठीक है? यहाँ पे आपका सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ आपको सेल वॉल देखने नहीं मिलेगा। सेकेंड क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। यहाँ पे प्लांट सेल में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता। थर्ड क्या है हमारा? इट्स शेप इज डेफिनेट। यहाँ पे आपको एक डेफिनेट शेप देखने को मिलेगा प्लांट सेल का, और एनिमल सेल का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। ओके, उसके बाद प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, इनकी नेमिंग, ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। घर पे बैठते हो, खाली बैठे हुए हो, तो खाली बैठने के साथ आप प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम बना के देख सकते हो। उसकी नेमिंग 5, 6, 7 नेमिंग आपको जो इजी लग रही है वो नेमिंग आप लोग याद कर लो, ठीक है? ये आपके एक्सपेक्टेड है कि पेपर में आ सकता है। तो ये हो गया हमारा, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, और इसका आपको एक डेफिनेट शेप देखने को मिलेगा और इसका कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है? हाउ इज एयर पोल्यूशन कॉज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। सो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है? पोल्यूशन का कॉस्ट क्या है हमारा? इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक?
तो इसका आपको क्या करना है, आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरीके से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है वो हमें बताना है। तो एक बार आंसर चलिए रीड करते हैं। इंडस्ट्रीज पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट। जो इंडस्ट्रीज है वो क्या कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, प्रदूषित कर रही है। ठीक है, अब आपका देखिए पोल्यूशन बहुत टाइप का है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है। तो ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, हर तरह के पोल्यूशन में इन्वॉल्व है, हर तरह का पोल्यूशन क्या कर रही है, बढ़ा रही है। अब कैसे, देखो, द फ्यूम्स एमिटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉज एयर पोल्यूशन एंड द वेस्ट कॉज प्रॉब्लम्स लाइक वाटर पोल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, जैसे फ्यूम्स, अब कुछ क्या है, फैक्ट्रीज है, कुछ कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें क्या होती है, चिमनियाँ होती है, आपने देखा होगा। अभी ऐसे भिलाई स्टील प्लांट की तरफ जाके देखो तो वहां पे चिमनियों से कितना काला धुआं निकलता है। ठीक है, सो ये कॉज किसका है, एयर पोल्यूशन का कॉज है। जब आपकी चिमनियाँ बहुत ज्यादा हाइट पे नहीं होती, वो हाइट मतलब बहुत लो हाइट पे है आपकी चिमनी, तो वो क्या करेगी, जो भी वेस्ट, जो भी खराब गैसेस वहां से निकल रही है वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती है, खराब कर रही है, प्रदूषित कर रही है, पोल्यूशन फैला रही है। तो इससे हमारा एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है। और उन चिमनियों में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है जो उस एयर को क्या करे या फिर उन गैसेस को क्या करे, फिल्टर करके बाहर करे। सो इसकी वजह से हमारा एयर क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, फर्स्ट। सेकेंड, हमारा क्या हो रहा है, वाटर भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। वाटर पोल्यूशन कैसे बढ़ रहा है, जो आपकी फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से जो भी क्या हो रहा है, वेस्ट वाटर निकलती है, वेस्ट मटेरियल, लिक्विड जो निकल रहा है, उसको डायरेक्ट कहाँ छोड़ा जाता है, आपके रिवर में, पॉन्ड में, जो भी आसपास रिवर पॉन्ड है वहां पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा है, इंडस्ट्रीज की वजह से ही हो रहा है। ठीक है, उस तो ये सारे रीजंस है आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से आपका क्या हो रहा है, इतने सारे पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं। अब आप कैसे, क्या क्या कर सकते हो कि ये पोल्यूशंस क्या हो, कंट्रोल हो। सो द फॉलोइंग एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हार्मफुल इफेक्ट, इंडस्ट्रीज की जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट क्या है, चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी बिल्ड एट अ हाइट। जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो हम अभी इंडस्ट्रीज में जो भी तुम्हारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे जो चिमनी होती है वो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं है। ठीक है, सो हमें क्या करना है, जो चिमनी है इंडस्ट्रीज की उसकी हाइट क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है, बहुत ज़्यादा हाइट पे रखना है उसे। सेकेंड क्या है, चिमनी शुड बी इंस्टॉल्ड विथ मशीन्स विच कैन कन्वर्ट स्मोक इनटू लेस हार्मफुल गैसेस। और जो चिमनी लगी हुई है उसमें हमें ऐसे मशीन्स फिट करने हैं, ऐसे मशीन्स को लगाना है जो क्या कन्वर्ट करे किसे, जो आपके स्मोक निकल रहे हैं इंडस्ट्रीज से, उन स्मोक में जो हार्मफुल गैसेस है उसको कम हार्मफुल बनाए। ठीक है, उसको लेस हार्मफुल बना के वो क्या करे, रिलीज करे। तो हमें ऐसी चिमनी बनानी है, उस चिमनी में इस तरीके के मशीन फिट करने हैं। ठीक है, जो गैसेस को, जो आपके स्मोक निकल रहे हैं उसको लेस हार्मफुल बना के कहाँ एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, तो वो आपके एयर पोल्यूशन को कम कर सकता है, लेस कर सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर डिस्पोजल ऑफ वाटर। अब जो हमारा वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो वाटर पोल्यूशन में भी क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज के वेस्ट वाटर, काला पानी जो है, ये सब चीज़ों को कहाँ डंप किया जा रहा है, आपके पॉन्ड और रिवर में डंप किया जा रहा है। तो ये डिस्पोजल ऑफ वाटर भी का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए कि हमें इसको एक जगह ही कलेक्ट करना है या यहाँ पे भी कुछ प्योरिफिकेशन का वर्क करना चाहिए, डायरेक्ट हमें इसे रिवर या पॉन्ड में नहीं छोड़ना है। तो इससे भी हमारा क्या होता है, पोल्यूशन का क्या होगा, कंट्रोल होगा। लास्ट पॉइंट क्या है, देयर शुड बी प्रोविजन फॉर punitive action, punishment for dumping waste directly in rivers and drains। अब जैसे कोई भी इंसान है, वो बहुत कुछ लोग होते हैं ना, ढीठ होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो बातें नहीं सुनते। तो आप क्या करना है, उनके लिए हमें कुछ पनिशमेंट्स लगानी है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, इन वेस्ट को रिवर में, पॉन्ड में डंप कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पनिशमेंट होगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जिनका जो एक्शंस आप ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन कंट्रोल होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 19 का और क्या है, व्हाई डू डॉक्टर्स एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू प्रिवेंट फ्रॉम सम डिसीजेस, व्हाट डज इट मैटर। ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो पानी को गर्म करके पीने क्यों बोला जाता है, जो हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो आपके वाटर में होते हैं, तो बैक्टीरिया वायरस क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है,
एक बार इसको पढ़ते हैं। डॉक्टर्स एडवाइज टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू प्रिवेंट फ्रॉम सम डिसीजेज बिकॉज नॉर्मल वाटर कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच एंटर अवर बॉडी एंड कॉज डिसीजेस। ठीक है, जो हम पानी पी रहे हैं उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो बहुत सारे डिसीजेस का क्या बनती है, कारण बनती है। So those drinking boiled water prevent us from various diseases because boiling of water destroy the microorganisms present in it। अब आप जब क्या करेंगे, किसी भी वाटर में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जब आप उस वाटर को क्या करेंगे, बॉईल कर देंगे या थोड़ा वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा कर देंगे या उस पानी को गर्म कर दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, और आपका पानी क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। सो बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार रहा है, तो इससे आपका वाटर क्या है, प्योर है। ठीक है, सो इसलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि आपको जब भी डिसीज है, नहीं है, फिर भी आपको जो वाटर ले रहे हैं आप, उस वाटर को बॉईल करके पीना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है 20। राइट द डिफरेंट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हमें क्रॉप्स को डिफाइन करना है। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग हम क्रॉप को किसमें, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, खरीफ होते हैं, या उसको हम और क्या बोलते हैं, ऑटोमन क्रॉप्स कहते हैं। सेकंड हमारा क्या है, रबी और स्प्रिंग क्रॉप है। और थर्ड क्या है हमारा, जायद क्रॉप। अब देखते हैं ये क्या होता है। खरीफ क्रॉप क्या होता है, दिस क्रॉप्स नीड मच वाटर। इन्हें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनको कब ग्रो करते हैं, दे आर ग्रो इन द रेनी सीजन। इन्हें हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें बहुत सारे वाटर की ज़रूरत होती है और एंड हीट और टेम्परेचर भी इनको चाहिए होता है। ठीक है, शोन ड्यूरिंग द मॉनसून, ये मॉनसून में शोन होते हैं, मतलब जून और जुलाई। और इनको रिपीट कब किया जाता है क्रॉपिंग, इन अक्टूबर नवंबर। ठीक है, एग्जाम्पल्स खरीफ क्रॉप के आपके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे पेडी है, मेज है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, ज्वार, मिलेट, सुगर केन, कॉटन। ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, खरीफ क्रॉप्स के या ऑटोमन क्रॉप्स के। ठीक, एक बार शॉर्ट समरी सुन लेते हैं। देखिए क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, इन्हें बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो इनको हम मॉनसून में लगाते हैं, रेनी सीजन में। ठीक है, पहला इनकी खेती, इनका क्रॉप पहला कब लगता है, जून और जुलाई में, और फिर इसे रिपीट कब किया जाता है, अक्टूबर नवंबर में। ओके, और एग्जाम्पल्स क्या क्या है, ये सारे आपके पेडी, मेज, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे खरीफ क्रॉप्स के। सेकेंड क्या पूछा जा रहा है, रबी और स्प्रिंग क्रॉप। दिस क्रॉप्स नीड मॉइस्चर एंड लेस टेम्परेचर। इन क्रॉप्स को मॉइस्चर की जरूरत होती है और लेस टेम्परेचर चाहिए होता है, कम टेम्परेचर। सो दीज आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन। ये किस सीजन में लगाए जाते हैं, कब ग्रो किए जाते हैं, सो ये हमारे विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं। शोन इन अक्टूबर नवंबर में पहली इनकी क्रॉपिंग होती है, और फिर रिपीट कब होता है, मार्च अप्रैल में ये फिर से रिपीट किया जाता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, जैसे वीट है हमारा, बंगाल ग्राम है, मस्टर्ड है, बार्ली है, लेंटिल्स है, पिजन पीस है, अरहर जिसे बोलते हैं। तो ये सारे हमारे हो जाएंगे जो दलहनी फसलें हैं, ये हमारी हो जाएंगी रबी क्रॉप्स में। ठीक है, सो इसको मॉइस्चर, लेस टेम्परेचर की जरूरत है, सो ये विंटर सीजन में लगाया जाता है। क्रॉप्स का रोटेशन कब कब है, पहले आपका अक्टूबर नवंबर में एक बार होगा, और फिर रिपीट होता है मार्च टू अप्रैल में। ओके, और ये सारे आपके एग्जांपल्स हो गए। थर्ड हमारा क्या पूछा जा रहा है, जायद क्रॉप। जायद क्या होता है, सम क्रॉप्स यील्ड मोर इन ड्राई वेदर। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ड्राई वेदर में लगाते हैं। सो जो जायद क्रॉप होते हैं, ये ड्राई वेदर क्रॉप्स होते हैं। दीज आर यूजुअली शोन इन दिसंबर टू फेब। इन्हें दिसंबर टू फेब में लगाया जाता है, और फिर रिपीट कब होती है ये चीज, मार्च टू मई में। मार्च टू मई में इनका रिपीटेशन होता है क्रॉप का। ओके, और एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर है, सनफ्लावर है, ग्राउंड नट है, ये सारे हमारे एग्जांपल्स हो जाएंगे जायद क्रॉप के। ओके, सो फर्स्ट हमारा खरीफ था, जिसे बहुत सारे वाटर की जरूरत होती है, इसलिए हम इसे रेनी सीजन में या मानसून में लगाते हैं। सेकेंड हमारा रबी था, जो जिसे मॉइस्चर और लेस टेम्परेचर की जरूरत है, तो इसको हम लगाते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन में। और थर्ड हमारा जायद था, जिसे ड्राई वेदर्स की जरूरत होती है, तो इसकी क्रॉपिंग की जाती है कब, दिस शोन यूजुअली शोन इन दिसंबर टू फेब, और रिपीट कब हो रहा है, मार्च टू मई में। ठीक है, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ही और क्या है, राइट नोट्स ऑन फर्टिलाइजर, अर्थवॉर्म और मिल्क प्रोडक्शन। इन तीनों पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट रेडी करना है। अगर आप चाहे तो इसका अगर आप बना सकते हैं, तो कुछ जैसे फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं,
आप जैसे ड्रॉ बना सकते हैं, जैसे अर्थवॉर्म है, मिल्क प्रोडक्शन का अगर आप ड्रॉ लगा सकते हैं तो कर सकते हैं, अगर तो करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्टिलाइजर्स हमारे क्या है। सबसे पहले सेम न्यूट्रिशंस एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम इन द सॉइल is enriched by the farmers by adding chemicals. These are called fertilizers. देखो, जो हमारे ऑर्गेनिक खाद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। और जब हम फर्टिलाइजर किसे बोलते हैं, जब हम खाद में क्या करते हैं, कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं, जैसे कुछ न्यूट्रिशंस ऐड किया जा रहा है। क्या मिला रहे हैं, नाइट्रोजन मिला रहे हैं, फॉस्फोरस मिला रहे हैं, पोटेशियम मिला रहे हैं इन द सॉइल। सॉइल में जब आप इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं, किसके थ्रू, एंड केमिकल्स के थ्रू जब आप मिक्स करते हैं या इन केमिकल्स को मिक्स करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो जो केमिकल होता है वो आपका फर्टिलाइजर है, और जो ऑर्गेनिक है वो हमारा क्या होता है, मैन्यूअर्स होते हैं, ओके। अब फर्टिलाइजर्स बहुत सारा, अब देखो जैसे इतने सारे न्यूट्रिशंस आपकी सॉइल को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा, ओके। चलिए सेकेंड देखते हैं, अर्थवॉर्म मैन्यूअर। अर्थवॉर्म मैन्यूअर है, ठीक है। अर्थवॉर्म मैन्यूअर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह का ऑर्गेनिक खाद है, ठीक है। ये हमारा ऑर्गेनिक है, नेचुरल होगा। चलिए एक बार रीड करते हैं। फॉर क्विकर द क्विकर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नाउ अ डेज अर्थवॉर्म आर यूज्ड। अर्थवॉर्म को क्या बोला जाता है, फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि अर्थवॉर्म क्या करती हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं किसमें, क्रॉपिंग में, और किसके लिए, फार्मर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। सो फॉर क्विकर कंपोस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर नाउ अ डेज अर्थवॉर्म आर यूज्ड। सो कंपोस्टिंग मतलब छोटे या फिर ब्रेक होना, ठीक है, स्मॉल सब्सटेंस में टूटना, कंपोस्ट होना मतलब टूटना। सो कंपोस्टिंग के लिए, ऑर्गेनिक मैटर के कंपोस्टिंग के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, अर्थवॉर्म का यूज करते हैं। तो अर्थवॉर्म ईट द डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन द सॉइल एंड रिमूव द एक्सक्रिएट इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूअर। अब आपका जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे हम क्या बोल सकते हैं, आपके जो वेजिटेबल्स वेस्ट निकल रहे हैं, फ्रूट वेस्ट निकल रहे हैं, है ना, इन सब को हम क्या कर सकते हैं, ये सारे हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब इनको आप क्या करें, अर्थवॉर्म के साथ छोड़ दें, तो अर्थवॉर्म क्या करेगा, ये डेड डिके या फिर जो वेस्ट है उनको क्या करता है, किसमें कन्वर्ट करता है, मैन्यूअर में, खाद में कन्वर्ट करता है। यही हमारा क्या हो जाता है, अर्थवॉर्म मैन्यूअर होता है, ठीक है। ये एक तरह का आपका कैसा खाद होता है, ऑर्गेनिक खाद है। चलिए लास्ट देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन भी हमने पढ़ा हुआ है, मिल्क प्रोडक्शन पढ़ा है, उसके बाद फार्मिंग पड़ी हुई है, ठीक है। सो इंडिया हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ काउज एंड वेफेलोज। इंडिया में बहुत ज़्यादा नंबर्स में क्या है, काउज वेफेलोज है। सो दीज आर कॉल्ड मिल्क एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स है, इससे आपको क्या मिलता है, मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो इन्हें मिल्क एनिमल्स कहते हैं। दे आर रियर्ड इन लार्ज नंबर्स इन लार्ज फार्म्स। मिल्क प्रोडक्शन इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन आफ्टर राइस प्रोडक्शन। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है मिल्क, ठीक है। और फर्स्ट हमारा क्या है, राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है इंडिया में। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो हमारा क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन क्या है, मिल्क प्रोडक्शन है। सो फॉर प्रॉपर रियरिंग ऑफ डेयरी एनिमल्स दे नीड प्रॉपर न्यूट्रिशन, केयर, शेल्टर, हेल्थ एंड ब्रीडिंग। अब आपको मिल्क प्रोडक्शन के लिए क्या करना है, अगर आप मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसी काऊ या बेफेलो को रख रहे हैं तो उसके प्रॉपर उसकी देखभाल, जैसे उनका शेल्टर है, हेल्थ है, केयर है, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग है, इन सब का भी प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, फार्मिंग में आता है। फॉर देयर डाइट ग्रास, ड्राइड फोडर, स्ट्रॉ और व्हीट हस्क एंड ग्रीन फोडर एंड लॉन्ग विथ इट मस्टर्ड एंड कॉटन सीड ऑयल केक्स आर ऑल्सो फीड विच हेल्प्स इन मोर प्रोडक्शन। मतलब जितनी अच्छी तरीके से आप अपने एनिमल्स को, जैसे काऊ या बेफेलोज हैं, जितना अच्छा आप उनका शेल्टर रखेंगे, जितना अच्छा आप उनको न्यूट्रिशन देंगे, उतना अच्छा क्या होगा, आपका मिल्क का प्रोडक्शन होगा। सो ठीक है, सो मिल्क प्रोडक्शन हमारा ये हो गया, ओके। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। ये हमारे साइंस का लास्ट वीडियो था, आपके पांचों सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आप यूट्यूब पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, एग्जाम आपका बहुत करीब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।